वेलकम बैक टू आवर दिस चैनल गाइस। तो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ड पावर मेड इजी का सेशन नंबर 13। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें हम ये वोकैबलरी हमें ज़रूरी है पढ़नी, क्योंकि इससे हमारी रीडिंग पावर, रीडिंग एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, एवरीथिंग इंग्लिश से रिलेटेड कुछ भी हमारा क्लैरिटी हो जाती है। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में वोकैबलरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हम फोकस करेंगे सारे एग्ज़ाम्स इस इंडिया के, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, वट एवर एग्ज़ाम्स आर कमिंग, विल बी प्रिपेयरिंग ऑल स्टूडेंट्स फॉर फ्री, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 13। और एक और बात, हम किसी भी कंसेप्ट को मिनिमम 25 टाइम्स रिवाइज करेंगे, रीड करेंगे, जिसकी वजह से हम देखेंगे उसके वंडर्स क्या हैं। तो ऑरिजिन्स एंड रिलेटेड वर्ड्स, पहला क्या है? कटिंग इन एंड आउट। Flies, bees, beetles, wasps and other insects are segmented creatures, head, thorax and abdomen. Where these parts join, they appears to the imaginative eye a cutting in of the body. जो ये इंसेक्ट्स हैं ना, जैसे कि मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ, बीटल्स, वास्प, इस तरीके के जो टाइप के जो इंसेक्ट्स हैं ना, उनके जो बॉडी है वो 3 टाइप में सेगमेंटेड है, 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। तो जहाँ ये पार्ट्स ज्वाइन करते हैं, देखने वाले को ऐसा लगता है कि ये काट के जोड़े जोड़े गए हैं। द ब्रांच ऑफ जूलॉजी डीलिंग विद इंसेक्ट्स इज एप्टली नेम्ड एंटोमोलॉजी। और इसी वजह से जो जूलॉजी की ब्रांच है एक, जिसमें इंसेक्ट्स को पढ़ा जाता है, उसको इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी की जाती है, उस ब्रांच को बोलते हैं एंटोमोलॉजी। ईएन, इन प्लस टोम अ कटिंग, जिसमें ईएन का मतलब होता है इन, ठीक है, टोम का मतलब होता है अ कटिंग, ठीक है, कटिंग। सो द एडजेक्टिव इज एंटोमोलॉजिकल। तो एक ब्रांच है ये जिसमें इंसेक्ट्स को स्टडी किया जाता है, इंसेक्ट्स। टोम का मतलब कटिंग, ईएन का मतलब इन, एंटोमोलॉजी। नाउ the word insect makes the same point. It is built on Latin in plus sectus, a form of the verb meaning to cut. तो जो insect word है ना, ये भी 2 रूट वर्ड से बना हुआ है, in जिसका मतलब होता है इन, और प्लस sectus जिसका मतलब होता है to cut, है ना। insect, sectus का मतलब होता है to cut, कट करना। अगर कोई वर्ड के आगे प्रीफिक्स लग जाता है ईसी, उसका मतलब होता है आउट। द प्रीफिक्स ई सी फ्रॉम ग्रीक ई के मीन्स आउट, है ना। तो अगर कोई प्रीफिक्स लग जाए किसी भी वर्ड, प्रीफिक्स मतलब किसी वर्ड का जो शुरू का पार्ट होता है, ठीक है, शुरू का पार्ट, जैसे प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में शुरू का पार्ट क्या है? पी आर ई, प्री। तो ये क्या हुआ? प्रीफिक्स हुआ। तो ई सी लग गया, इसका मतलब होता है आउट। और लैटिन में क्या होता है? ई एक्स, यानी ई के और ई एक्स का मतलब सेम है ग्रीक लैंग्वेज में। कंबाइन ई सी with tome to derive the words for surgical procedures in which parts are cut out. तो अगर हम EC को कंबाइन करें टोम से, अगर हम EC को कंबाइन करें टोम से, तो EC जैसे कि EC का मतलब होता है आउट, कट आउट। टोम का मतलब होता है कटिंग, ठीक है। EC मतलब आउट, टोम का मतलब होता है कटिंग। तो इसका मतलब होता है किसी भी सर्जिकल पार्ट प्रोसीजर से किसी भी बॉडी के पार्ट को कट करके बाहर निकालना, रिमूव करना। जैसे कि टॉन्सिलेक्टोमी, टॉन्सिल रिमूव करना, मतलब इसी मतलब बाहर, टोम मतलब कट, है ना। तो टॉन्सिल को रिमूव करना। अपेंडेक्टोमी मतलब अपेंडिक्स को रिमूव करना। मास्टेक्टोमी मतलब कि ब्रेस्ट को रिमूव करना। और हिस्टेरीटेक्टोमी को मतलब यूटेरस को रिमूव करना। प्रोस्टेटेक्टोमी को प्रोस्टेट को रिमूव करना। सो ईसी, कंबाइन ईसी विद ग्रीक स्केंट्रन, सेंटर, the Latin root, as we have discovered a centrum to derive eccentric out of the center. तो EC का मतलब होता है आउट। एक वर्ड है, एक रूट वर्ड है कैंट्रॉन, जिसका मतलब होता है सेंटर। एक वर्ड है कैंट्रॉन, जिसका मतलब होता है सेंटर। सो एक और लैटिन रूट है जिसका मतलब सेंट्रम, सेंटर, इन दोनों का मतलब होता है सेंटर। तो एक्सेंट्रिक का मतलब क्या हुआ? आउट ऑफ सेंटर, सेंटर से बाहर।
यानी नॉर्मल बिहेवियर से अलग बिहेवियर, एटीट्यूड नॉर्मल बिहेवियर, नॉर्मल एटीट्यूड से अलग एटीट्यूड, एटसेट्रा। और अनकन्वेंशनल, ऑड, स्ट्रेंज, और अनकन्वेंशनल, ऑड, स्ट्रेंज, है ना। तो नाउन क्या है इसका, वो है एक्सेंट्रिसिटी, यानी नॉर्मल से अलग बिहेवियर, मोर गट्स। द ग्रीक प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मैंने अभी भी जैसे बताया कि किसी भी वर्ड से जो पहले के 2-3 अक्षर होते हैं वो प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स ए मेक्स अ रूट नेगेटिव, जब भी किसी वर्ड में ए लग जाए, ए प्रीफिक्स लग जाए तो उस वर्ड का मीनिंग ही उल्टा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। द एटम वॉज सो नेम्ड at a time when it was considered the smallest possible particle of an element, that is one that could not be cut any further। एक वर्ड था एटम, वो उस टाइम पे उसको एटम नाम दिया गया था क्योंकि ये उस टाइम पे वो ये सबसे छोटा पॉसिबल आर्टिकल था किसी भी एलिमेंट का जो कट नहीं किया जा सकता था। तो टोम का मतलब हमने अभी मीनिंग पढ़ा, मतलब कटिंग। ए लग गया तो उसका मतलब उसको कट नहीं किया जा सकता, तो ये वहाँ से वर्ड आया, एटम दैट कुड नॉट बी कट एनी फर्दर। वी हैव लॉन्ग सिंस स्प्लिट द एटम, of course with results as in most technological advances, both good and evil। the adjective is atomic। हाँ, लेकिन हमने साइंस की मदद से एटम को फिर से डिवाइड कर दिया गया है, फिर से आगे कट कर दिया, लेकिन वो बात की बात है। द एडजेक्टिव क्या है इसमें, एटॉमिक। द ग्रीक प्रीफिक्स ana हैज़ नंबर ऑफ मीनिंग्स, वन ऑफ विच इज़ अप एज इन एनाटॉमी। तो ana एक और वर्ड रूट आ जाता है जिसके बहुत सारे मतलब होते हैं, ठीक है। ana के भी बहुत सारे मतलब होते हैं, जिसमें से एक का मतलब होता है अप, ऊपर, ठीक है। तो वर्ड क्या हुआ, एनाटॉमी। टॉम का मतलब कट करना, एना मतलब अप, ऊपर। ओरिजिनली द कटिंग अप ऑफ अ प्लांट और एनिमल, कटिंग अप मतलब एनाटॉमी का मतलब क्या हुआ, एने मतलब अप, टॉम मतलब कटिंग, यानी कटिंग अप ऑफ अ प्लांट और एनिमल, कटिंग अप, एना मतलब अप, कटिंग अप ऑफ अ प्लांट, कटिंग अप, हम याद करवा लूँगा मैं। एना मतलब कि अप, टोम मतलब कि कटिंग, यानी कटिंग अप ऑफ अ प्लांट और एनिमल टू डिटरमाइन इट्स स्ट्रक्चर। तो कटिंग, किसी भी एनिमल या प्लांट की बॉडी को कटिंग अप करना, कट करना, है ना, ताकि उसका स्ट्रक्चर पता कर सकें। लेटर द बॉडी स्ट्रक्चर, तो बाद में तो हमें बॉडी ही इसको हमने कट किया। द एडजेक्टिव इज एनाटॉमिकल। सो any book that was part, so originally any book that was part of a larger work of many volumes was called a tome। etymologically a part cut from the whole। so मान लो कोई बुक है उसके बहुत सारे वॉल्यूम्स हैं, ठीक है। मान लो इंग्लिश की कोई बुक है उसके 4 वॉल्यूम्स हैं, ठीक है। तो 4 में से कोई भी बुक को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टोम। मतलब कि एक पार्ट कट किया हुआ, पूरे बड़े पीस में से एक छोटा पार्ट कट किया हुआ, बड़े पीस में से छोटा पार्ट कट किया हुआ, उसे बोलते हैं हम टोम। ओरिजिनली बहुत पहले तब बोलते हैं। टुडे अ टोम डेजिग्नेट्स ऑफन डिस्पेरिंगली एन एक्सेप्शनली लार्ज बुक और वन दैट इज़ हैवी एंड डल इन कंटेंट। बट उसका मतलब आज की डेट में चेंज हो गया। टोम का मतलब हो गया बहुत ही हैवी बुक, बहुत ही बोरिंग बुक और बहुत ही डल कंटेंट है जिसमें। आज की डेट में इसका मतलब ये हो गया। एक और प्रीफिक्स आ जाता है डाइका। डाइका मतलब कि इनटू, दो में डिवाइड करना। डाइका मतलब कि दो में डिवाइड करना। कंबाइंस विद टोम टू कंस्ट्रक्ट डाइकोटॉमी, स्प्लिटिंग इन टू। जब डाइको कंबाइन हो जाता है टोम वर्ड से, टोम मतलब कट करना, तो इसका मतलब हो जाता है दो भागों में डिवाइड, स्प्लिट करना, दो पार्ट में उसको काटना। अ टेक्निकल वर्ड यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, बोटनी एंड द साइंस ऑफ लॉजिक। एक टेक्निकल वर्ड ये बन जाता है डाइकोटॉमी, जो कि एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, बोटनी और साइंस ऑफ लॉजिक में यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो एम्प्लॉयड एज अ नॉन टेक्निकल टर्म, भी इसे हम ले सकते हैं एज व्हेन वी रेफर टू द डाइकोटॉमी इन द लाइफ
of a man who is a government clerk all day and a night school teacher after working hours, so that his life is in a sense split into two parts. तो हम इसको नॉन टेक्निकल टर्म है डाइकोटोमी। किसी की लाइफ को भी बता सकते हैं कि भाई किसी की लाइफ डाइकोटोमी है, भाई उसकी लाइफ दो पार्ट्स में स्प्लिट है, या दो तरीके की लाइफ वो जी रहा है। जैसे कि कोई गवर्नमेंट बैंक क्लर्क है और सारा दिन तो क्लर्क ही करता है, उसके बाद वो शाम में टीचिंग जॉब करता है, स्कूल में पढ़ाता है, तो हम ये कह सकते थे इसकी लाइफ एक डाइकोटोमी लाइफ है ना। एक डाइकोटोमी लाइफ है, स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स है। द वर्ब इज डाइकोटोमाइज, वर्ब मतलब डाइकोटोमाइज मतलब कि दो भागों में बांटना। द एडजेक्टिव इज डाइकोटोमस। नाउ डाइकोटोमस थिंकिंग इज द सॉर्ट दैट डिवाइड्स एवरीथिंग इनटू टू पार्ट्स, गुड एंड बैड, वाइट एंड ब्लैक, डेमोक्रेट्स एंड एक्सेट्रा। तो जो डाइकोटोमस थिंकिंग होती है वो इस टाइप की होती है जो हर चीज़ को दो पार्ट में बांट देती है, चाहे वो जैसे कि अच्छा बुरा, काला सफ़ेद, डेमोक्रेट रिपब्लिकन, है ना। डाइकोटोमस थिंकिंग ऐसी होती है। एन अननोन विट हैज़ मेड दिस क्लासिक स्टेटमेंट अबाउट डाइकोटोमस थिंकिंग। एक बंदे ने एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी है इस वर्ड के ऊपर, डाइकोटोमस थिंकिंग के ऊपर। देर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल, दो तरह के लोग हैं। वो दोज हु डिवाइड एवरीथिंग इनटू टू पार्ट्स, एक वो लोग जो हर चीज़ को दो पार्ट्स में बांटते हैं, और एंड दोज हु डू नॉट, एंड कुछ लोग और दूसरे वो जो नहीं बांटते हैं, है ना। तो इसमें भी देखो इसने कितना अच्छा डायलॉग मारा है। दो टाइप के, वैसे ही डाइकोटोमस तो वैसे ही दो भागों में बांटते हैं, और वैसे भी लाइफ में भी दो टाइप के लोग हैं, एक वो जो दो टाइप में हर चीज़ों को बांटते हैं, और दूसरे वो जो नहीं बांटते हैं। तो बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट। इमेजिन ए बुक, a complicated or massive report or some other elaborate document, now figuratively cut on or through it so that you can get it to its essence, the very heart of the idea contained in it. इमेजिन करिए कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक मैसिव रिपोर्ट है, बहुत ही एलेबोरेटेड डॉक्यूमेंट है, और आप किसी तरह उसके एक एसेंस पे आ जाते हैं, किसी तरह उसके एक पॉइंट पे आ जाएं, किसी तरह उसके एक बेसिक आइडिया पे आ जाए जो उस बुक में है। वट यू हैव इज़ एन एपिटोम। तो जब आपके पास जो बेसिक आइडिया बच गया पूरी बुक का, वो क्या है, वो है एपिटोम। उसका मतलब क्या होता है, एन एपिटोम, मतलब एक कंडेंसेशन ऑफ द होल, मतलब कि पूरी पूरी स्टोरी का सारांश, कंडेंसेशन ऑफ द होल, सारांश। फ्रॉम एपी, एपी मतलब ऑन अपॉन प्लस टोम, टोम कट, कट करने के बाद क्या मिलता है, ऑन, है ना। ऑन, ऑन कटिंग, ऑन कटिंग जो मिलता है। एपी मतलब कि ऑन अपॉन, टोम मतलब कि कटिंग, है ना। ऑन कटिंग जाके जो मिलता है उसे हम बोलते हैं एपिटोम, ऑन अपॉन प्लस टोम। सो एन एपिटोम में रेफर टू अ समरी, एपी मतलब अप, ऑन अपॉन कटिंग, है ना, कटिंग करके जो मिलता है। मे रेफर टू अ समरी, कंडेंसेशन और अब्रिजमेंट ऑफ लैंग्वेज, एज इन लेट मी हैव एन एपिटोम ऑफ द बुक, और गिव मी द एपिटोम ऑफ हिज स्पीच। तो एपिटोम का मतलब कैसे हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब है समरी, कंडेंसेशन, अब्रिजमेंट ऑफ लैंग्वेज, है ना। कोई एक बिल्कुल ही समरी है ये। लेट मी हैव एन एपिटोम ऑफ द बुक, एपिटोम ऑफ द बुक, इतनी बड़ी बुक का मेरे को सारांश दे दो। गिव मी द एपिटोम, इतनी बड़ी स्पीच का मेरे को सारांश दे दो। मोर कॉमनली एपिटोम एंड द वर्ब epitomize are used in sentences like she is the epitome of kindness, है ना। तो ऐसे कहा जाता है she is the epitome of kindness, है ना। तो she is the perfect example of kindness, है ना। और that one act epitomizes her philosophy of life। तो वो एक एक्ट उसकी पूरी फिलॉसफी को बता देता है। एपिटोमाइज मतलब वो एक एक्ट ही उसका एपिटोम है, मतलब उसकी पूरी फिलॉसफी उसने इस एक्ट में बता दी। शी इज़ द एपिटोम ऑफ काइंडनेस, वो काइंडनेस तो है ही, वो काइंडनेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो एक सारांश है काइंडनेस का। काइंडनेस हो तो फिर इसके जैसा हो, कुछ ऐसे वर्डिंग। इफ़ यू कट एवरीथिंग एल्स अवे टू गेट टू द एसेंशियल पार्ट, दैट पार्ट इज़ अ रिप्रेजेंटेड क्रॉस सेक्शन ऑफ द होल। सो जब आप सब कुछ काट लेते हो और एक लेफ्ट पार्ट पे आ जाते हो, एसेंशियल पार्ट पे आ जाता है, सब कुछ काटने के बाद सब स्टोरी फालतू वालतू तकड़म तिकड़म काटने हैं, जब एक आप एसेंशियल पार्ट पे आ जाते हैं, तो वो एक जो एसेंशियल पार्ट बच गया वो पूरे होल स्टोरी को रिप्रेजेंट करता है, पूरे होल सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वो एक एसेंशियल पार्ट। सो अ वुमन हु इज़ द एपिटोम ऑफ काइंडनेस स्टैंड्स फॉर ऑल पीपल हु आर काइंड। तो जो वो औरत है, एपिटोम है काइंडनेस की, इसका मतलब है कि
वो सभी लोगों के एग्जाम्पल हो गया, कहने का मतलब सभी जितने भी काइंड लोग हैं उनका वो एग्जाम्पल हो गया. एंड एन एक्ट दैट एपिटोमाइजेज अ फिलोसफी ऑफ लाइफ रिप्रेजेंट बाय इटसेल्फ द कंप्लीट फिलोसफी. तो जो वो एक्ट है जो एपिटोमाइज कर रहा है उसकी फिलोसफी, उसका मतलब है कि भाई वो एक कंप्लीट फिलोसफी है उसका एक्ट. तीसरे आइडिया पे आ जाते हैं हम, लव एंड वर्ड्स, है ना. लोगोस वी मीन्स साइंस और स्टडी. इट मे ऑल्सो मीन वर्ड और स्पीच, है ना. लोगोस का मतलब क्या होता है? लोगोस का मतलब होता है स्टडी करना, है ना. साइंस, लोगोस मतलब साइंस स्टडी. इट मे ऑल्सो मीन वर्ड और स्पीच एज इट डज इन फिलोलॉजी, है ना. तो एटिमोलॉजी द लव ऑफ वर्ड्स फ्रॉम ग्रीक फिलिन टू लव प्लस लोगोस, और व्हाट इज मोर कॉमनली कॉल्ड लिंग्विस्टिक द साइंस ऑफ लैंग्वेज सिस्टम. तो इसका कई बार ये भी मतलब निकल सकता है कि बोलना, मुंह से बोलना, कुछ कहना. लोगों उसका मतलब ये भी हो सकता है कुछ बोलना कुछ कहना, जैसे कि ऑल्सो मीन वर्ड या स्पीच एज इट डज इन फिलोलॉजी. तो फिलोलॉजी में हमें इसका मतलब ये दिखने को मिलता है, बोलना. एटिमोलॉजिकली द लव ऑफ वर्ड्स, द लव ऑफ वर्ड्स. तो फिलोलॉजी का मतलब क्या होता है? शब्दों के लिए प्यार या शब्दों का प्यार, शब्दों के लिए प्यार या शब्दों का प्यार. फिलिन का मतलब होता है टू लव. फिलिन का मतलब क्या होता है? टू लव. फिलिन का क्या मतलब होता है? टू लव, प्यार करना, प्लस लोगोस जिसका मतलब होता है साइंस, लेकिन यहाँ इसका मतलब है बोलना, स्पीच. और व्हाट इज़ मोर कॉमनली कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स द साइंस ऑफ लैंग्वेज, अ टर्म डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लिंगुआ टंग. तो एक और वर्ड निकल के आता है लिंग्विस्टिक्स, है ना, जिसका मतलब होता है जो एक भाषा है उसके पीछे की साइंस क्या है. लिंग्विस्टिक्स का मतलब होता है जो एक भाषा है उसके पीछे की साइंस, और ये एक वर्ड, रूट वर्ड से आया लिंगुआ, जिसका मतलब होता है टंग. लिंगुआ से रूट वर्ड आया जिसका मतलब होता है टंग. सो कैन यू राइट एंड प्रोनाउंस द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ फिलोलॉजी? एडजेक्टिव फिलोलॉजिकल हो सकता है इसका एक एडजेक्टिव वर्ड. तो अब हम आते हैं एक चौथे पे. अब हम आते हैं चौथे पे जिस पे हेडिंग है मोर लव. फिलैंथ्रोपी. फिलैंथ्रोपी इज़ बाय, फिलियन का मतलब होता है लव, है ना, टू लव, प्यार करना. इज़ बाय एटिमोलॉजी द लव ऑफ मैनकाइंड. तो अगर शब्द में जाएं तो मानवता के लिए प्यार, फिलैंथ्रोपी, मानवता के लिए प्यार. वन हु डिवोट्स वनसेल्फ टू फिलैंथ्रोपी इज़ अ फिलैंथ्रोपिस्ट. तो जो मानवता के लिए अपने आप को पूरी तरह डिवोट कर देता है इंसान, जो अपनी मानवता के के लिए जो अपनी पूरी ज़िंदगी या पूरी अपने आप को डिवोट कर देता है, उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट. एज वी लर्न इन चैप्टर 3 एडजेक्टिव्स फिलैंथ्रोपिक. द वर्ब फिलेंडर, टू प्ले अराउंड, sexually be promiscuous or have extramarital relations, है ना.